नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। इस समय हम पीटी 365 पॉलिटी की देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कुल 3-4 कक्षाएं जो है वह ले चुकी है, जिसमें कुछ टॉपिक कवर किए कराए जा चुके हैं। तो इसी क्रम में इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पीटी 365 पॉलिटी की जो 365 विजन की मैगजीन आ चुकी है उसको आगे देखते हैं, और बचा हुआ जो इसका हिस्सा है उसे जल्दी से जल्द कवर करते हैं, क्योंकि अभी और सब्जेक्ट की जो पीटी 365 है वह आना शुरू हो गई है। तो इसलिए इसे जल्द से जल्द हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो कुछ है ये संविधान से संबंधित कुछ जो मुद्दे हैं इस पूरे चैप्टर को देख लिया है, और इसके अलावा जो ये संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकार कार्यपालिका, इससे सब भी हमने ये 2-3 विषय, जैसे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, कानून निर्माताओं के जो संवैधानिक जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं उनके बारे में, और विधि निर्माताओं के जो निष्कासन निलंबन उनका होता है उसके बारे में, दल बदल विरोध कानून को भी हमने देख लिया है। इसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक था, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, वह था राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। यदि आपने उन सभी कक्षाओं को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक रहेगा, आप उसे अवश्य ही देखिए। और देखने के बाद जो इस मैगजीन में यहाँ पे स्मार्ट क्विज है, इसको जरूर स्कैन करके देखते रहिए। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम का चैनल भी लिंक में रहेगा, और उस वहाँ भी ज्वाइन हो, ताकि इस सब के पीडीएफ और जो भी टेस्ट यहाँ पे नियमित रूप से कराए जा रहे हैं यूपी पीसीएस, जैसे कि आ गया है था, मतलब 17 मार्च को था, परंतु अब उसे शायद पोस्टपोन कर दिया गया है, ऑफिशियली खबर आ चुकी है। फिर भी हम लोग को जो टाइम मिला है उसमें टेस्ट जो है वह करते रहेंगे। और इसके अलावा जो यूपीएससी का 26 मई को निर्धारित है वह तो वहीं पे है, तो इसलिए पीटी 365 जो है उसको हम जल्दी से कवर करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, संसदीय जो सचिवालय है, वहां से शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये रहा हमारा टॉपिक, संसद का सचिवालय। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं, और आप भी हमारे साथ साथ इसको देखते जाइए। उसके बाद हमारे इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप इसे 1.5 पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी जब सेकंड रीडिंग करेंगे तो अवश्य इसमें आप या तो आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में भी हाइलाइटर का यूज करते हुए इसकी सेकंड रीडिंग कर सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 रीडिंग आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं, परंपराओं और विधायी ज्ञान का जो है वह संरक्षक रहे हैं। अब संसदीय सचिवालय है क्या, इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है, उसके बारे में हम देखते हैं। अनुच्छेद 98, संसद के प्रत्येक सदन का एक सचिवालय जो होगा वह स्टाफ होगा, जो कि उसके दैनिक कार्यों में उसकी हेल्प करेगा। तो अनुच्छेद 98 जो है वह यही बताता है कि दोनों सदनों का जो होगा वह अपना अलग अलग सचिवालय स्टाफ होगा। इसके अलावा संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालयी कार्य कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तों को जो है वह विनियमित कर सकते हैं। यानी कि जो ये सचिवालय जो स्टाफ होगा उसकी नियुक्ति, सेवा शर्तें इत्यादि जो है वह संसद के कंट्रोल में होगी, और वह कानून के द्वारा उन्हें बदल सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून जो है वह पारित नहीं किया गया है जिसमें संसदीय सचिवालय से संबंधित जो सर्विस की उसकी टर्म और इस सब बारे में जो सेवा शर्तें होती हैं उसके बारे में बताया गया हो। तो इसलिए हालांकि जो यह शक्ति है वह किसके पास है, संसद के पास है। तो यह भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है हमारे लिए। अगला बिंदु जो है वह कह रहा है कि यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए जो सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है। यह अनुच्छेद जो है संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों, यानी एक व्यक्ति जो है वह दोनों
सदन जो है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सचिवालय स्टाफ में जो है वह कार्य कर सकता है। अगला जो अनुच्छेद 187 है, यह बताता है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान की, यानी कि जो राज्य, विभिन्न राज्य हैं, उनके जो विधानमंडलों के जो सचिवालय होंगे, वह संसद का जो 98वां अनुच्छेद कहता है कि संसद कानून बनाकर उनकी भर्ती, सेवा शर्तों इत्यादि को निर्धारित कर सकता है। तो उसी रूप में, समान रूप में राज्य विधानमंडल भी अपने राज्य के जो विधानमंडल होंगे, विधानसभा या विधान परिषद, उसके लिए सचिवालय स्टाफ का जो है वह गठन कर सकता है। राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। हालांकि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय भी ही कहा जाता है। इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था। तो यह भी महत्वपूर्ण जो है हमारा स्टेटमेंट है प्रीलिम्स की परीक्षा की दृष्टि। तो इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा का जो सचिवालय हो, उसमें जो लोकसभा है उसके सचिवालय को क्या बोलते हैं? संसदीय सचिवालय कहा जाता है। और इसके विपरीत जो राज्यसभा है उसको क्या बोलते हैं? राज्य परिषद सचिवालय। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु था। तो लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय और राज्यसभा के सचिवालय को जो है वह राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता था। परंतु जो है वर्ष, जो अगला बिंदु बता रहा है, वर्ष 1954 में दोनों सचिवालयों के जो है वह नाम बदलकर क्रमशः राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया था। दोनों सदनों के सचिवालय को कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में जो है वह वर्गीकृत किया गया था। 10 सेवाओं में, इन 10 सेवाओं में जो है उनका कार्य, जो सचिवालय स्टाफ होता था, उनका क्या कार्य क्या होता था, उन्हें ही जो है वह 10 सर्विसेज में जो है वह वर्गीकृत किया गया था। तो उनके कार्य थे विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक कार्य थे। और इसके अलावा सब जो है उनकी रिपोर्टिंग सेवा, यानी कि संसद को कुछ रिपोर्टें भी जो है वह प्रस्तुत करते थे। तो इस क्रम में उनके कार्यों को हमने देखा। अगला बिंदु जो है वह बताता है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने सचिवालयों के लिए अपने अपने सचिवालय में जो है वह नए पद, यानी कि यदि अपने स्टाफ में जो है उनके सचिवालय स्टाफ में वृद्धि करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। हालांकि श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ जो है वह पूर्व परामर्श करना जो होता है वह अनिवार्य होता है। तो यह भी महत्वपूर्ण जो है हमारा स्टेटमेंट था कि जो लोकसभा और राज्यसभा जो पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होते हैं, जो पीठासीन होते हैं, वह जो है अपने सचिवालयों में, अपने अपने सचिवालयों में जो है वह एक जो है नए पद का सृजन भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले जो है वह वित्त मंत्री को, केंद्रीय जो वित्त मंत्री होंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगला जो बिंदु है वो बताता है दोनों सदनों के सचिवालय का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। यानी कि भारत सरकार में जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, उनमें कार्य करने वाले जो महासचिव होते हैं, महासचिव का जो पद होता है वह होता है कैबिनेट सेक्रेटरी के समान। हालांकि वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर रखा है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनको 23वें स्थान पर रखा गया है। तो जो किसी भी सरकार की एक वरीयता सूची बनती है जिसमें उनके पदों, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, फिर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इस प्रकार की जो एक बनती है सूची जो बनती है, वरीयता सूची, उसी के आधार पर जो है वह कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर रखा है। जबकि जो लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव होते हैं इनकी सचिवालयों के, तो उनको जो है वह 23वें स्थान पर वरीयता सूची में जगह मिली है। सचिवालयों की संरचना को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, दोनों सचिवालयों की, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय की। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय में लोकसभा अध्यक्ष और मार्गदर्शन के नियंत्रण में जो है वह कार्य करता है। यानी कि लोकसभा सचिवालय जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के जो नियंत्रण में होता है। इसके अलावा राज्यसभा सभापति जो होता है वह जो राज्यसभा सचिवालय है उसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसके अलावा जो दैनिक कार्य प्रशासनिक
प्रमुख वहाँ का होता है वह लोकसभा महासचिव बनाया जाता है, जिसे भी हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये 23वें वरीयताक्रम में आता है। और इसमें भी जो होता है वह राज्यसभा में भी महासचिव के द्वारा इसका प्रशासनिक कार्य होता है। भर्ती और सेवा शर्तें जो है यह लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा शर्त नियम जो है 1955 द्वारा, जैसा कि अभी हमने देखा कि इस संबंध में संसद ने अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है कि जिसमें स्पष्ट प्रावधान किए गए हों। तो इसी क्रम में जो है अभी तक इसकी सेवा शर्तें और भर्तियां इत्यादि जो होती हैं वह 1955 में एक नियम बनाया गया था, उसी के द्वारा शासित होती हैं। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से जो है वह प्रख्यापित किया था। और इसके साथ ही जो राज्यसभा सचिवालय है उसकी जो भर्ती और सेवा शर्त नियम जो है वह 1957 में इस नियम को जो है वह राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति से परामर्श के बाद जो है वह बनाया था। तो इस प्रकार जो है अभी हमने देखा कि इसमें क्या कुछ संरचनाएं हैं, इसमें कोई स्पष्ट अभी तक संसद द्वारा कानून नहीं बना गया है। लोकसभा सचिवालय जो है वह भर्ती सेवा शर्त नियम 1955 के द्वारा शासित होता है और राज्यसभा सचिवालय जो है वह भर्ती सेवा शर्त नियम 1957 के द्वारा शासित होता है। तो इस प्रकार हमारा पूरा टॉपिक जो है वह खत्म हुआ। यहाँ पे सचिवालय के कुछ क्या कार्य हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है वह संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालयी सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि कोई भी सचिवालयी कार्य उन्हें उपलब्ध कराना हो, संसद को कुछ हेल्प करनी हो, कुछ रिपोर्टें इत्यादि देनी हो, तो उसमें जो है यह हेल्प करता है। इसके अलावा वेतन एवं अन्य वो जो भत्ते होते हैं उनका जो है वह भुगतान करता है। जो संसद के सांसद होते हैं, सदस्य होते हैं उनके। और जो अगला कार्य है वह विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालयी सेवाएं प्रदान करना। जो विभिन्न समितियां, जैसे कि समितियों के बारे में आपने पढ़ा है, विभिन्न प्रकार की समितियां, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी इत्यादि जो बनाई जाती हैं उनको भी जो है यह सचिवालयी सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सहायता और सलाह देना है। जो महासचिव होते हैं उनके द्वारा जो पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा अध्यक्ष और जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, उनको जो है वह सहायता और सलाह प्रदान करना इनका कार्य होता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना तथा अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रकाशित करना, तो यह भी एक इनका महत्वपूर्ण कार्य है। और अगला जो कार्य है इनका है वह सदनों की प्रतिदिन की कार्यवाही को रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना। तो इस प्रकार इनके जो है वह कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें ये दिन प्रतिदिन के कार्यों में और विशेष स्थितियों में संसद को अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो संसदीय सचिवालय है उसके बारे में हमने देखा, जो कि हमारी प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें निकल कर आई। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वह है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके बारे में जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या है टॉपिक में। वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान जो संशोधन हुआ था उसके 3 वर्ष पूरे हुए। 30 वर्ष पूरी हुई, सॉरी। तो 73वें और 74वें संशोधन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र में स्थानीय जो स्वशासन था उसको स्थापित किया गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो जिसे अभी हाल ही में जो है वह 30 वर्ष पूरे हुए हैं। तो भारत में संसदीय जो लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला बिंदु है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय केंद्र राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों जैसे पंचायत और नगर पालिका को शक्ति, संसाधनों और निर्णय निर्माण के अधिकार जो है वह हस्तांतरित करना होता है। तो भारत में लोकतांत्रिक जो विकेंद्रण है उसका आशय क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकार से जो स्थानीय सरकार जो इस संविधान संशोधन के माध्यम से बनाई जाएंगी, जैसे कि पंचायतें, नगर पालिका इत्यादि, तो उन्हें जो है वह शक्ति और कुछ संसाधन देना तथा अपने क्षेत्र के लिए कुछ
नियम विनियमन इत्यादि बनाना, जिससे जो है प्रशासन जो है वह दिन प्रतिदिन का अत्यधिक आसान हो जाए। तो यही जो है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। इसके अलावा संसद ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है वह कब पारित किया था? 1992 में। इन्हें 1993 में लागू किया गया था। ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे, जिन्हें भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, जिससे जो है वह भारत में शुरुआत की इन संविधान संशोधनों ने। तो इन संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह संसद में जो है, इसका पहला बिंदु बताता है कि संसद में अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज जो संस्था को है वह संवैधानिक दर्जा क्या है, प्रदान किया गया। तो यह 73वां जो संविधान संशोधन है यह ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के गठन को जो है इसने संवैधानिक दर्जा दिया। और जो 74वां संविधान संशोधन है, साथ में इसी को भी देखते हैं, ज्यादा स्पष्ट होगा। तो 74वां संविधान जो है वह जो स्थानीय सरकारों को जो होता है वह संवैधानिक दर्जा दिया। जैसे शहरों में नगर पालिका, नगर पंचायत इत्यादि का जो गठन किया जाता है, तो उसको जो है संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन ने दिया। तो 73वां ग्रामीण से संबंधित और 74वां शहरी क्षेत्र से के स्थानीय प्रशासन से संबंधित। अगला बिंदु, भारत के संविधान में एक नया भाग 9 को जोड़ा गया। साथ ही इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक प्रावधान शामिल है। तो इस संविधान जो 73वां था, इसके माध्यम से जो है वह भाग 9 को जोड़ा गया और इसमें जो है 243 से लेकर 243 ओ तक प्रावधान सम्मिलित हैं। और 74वें के माध्यम से संविधान में जो है वह भाग 9A जोड़ा गया और यह जो है वह 243 पी ओ तक इसमें है। उसके बाद पी से लेकर ZG तक प्रावधान जो है यह इसमें है, जो कि हमारी स्टेट परीक्षा की दृष्टि से ये फैक्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला बिंदु बताता है कि संविधान में एक नई जो है वह पूरी अनुसूची को जोड़ा गया, यानी कि 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 जो है वह कार्यात्मक विषय इसे सौंपे गए। स्थानीय जो प्रशासन है, स्थानीय संस्थाएं जो स्थापित होने वाली थी, उन्हें 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया उसके माध्यम से पंचायतों को 29 कार्यात्मक जो है वह विषय दिए गए। और संविधान के द्वारा इसमें 74वें संविधान के द्वारा संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसने जो है वह नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय जो है वह शामिल किए। तो यह इस प्रकार यह जो पूरा सेक्शन है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से। तो इसे एक बार और अच्छे से देखिएगा। और इसके अलावा जो ये अनुसूची जोड़ी गई, इसके बारे में आप और कुछ एडिशनल करिएगा कि जैसे कि शुरुआत में कितनी अनुसूचियाँ थी। जैसे कि शुरुआत में आपको बता दें कि सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 9वीं अनुसूची जो है वह पहले संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से जोड़ी गई। और 10वीं जो सूची थी वह कब जोड़ी गई? जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था दल बदल कानून, तो उसमें बताया गया था कि यह जो है वह 1900 कब जोड़ी गई थी? 1985 में। 1985 में 10वीं अनुसूची जो है वह जोड़ी गई। इसके बाद 11वीं अनुसूची हमने देखा यहाँ पर कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ी गई। और 74वीं जो है वह भी 1992 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची भी 1992 में जोड़ी गई। तो इस प्रकार जो है इन सभी अनुसूचियों को जोड़ने का कालानुक्रम जो है हमने देखा। यह जो है आपकी परीक्षा में मिलान करने टाइप इस तरह के क्वेश्चन जो है वह आ सकते हैं, तो इस पर ध्यान बनाए रखिएगा। चलते हैं आगे। अब तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए थे। तो इसमें जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज जो अभियान है उसे शुरू किया गया। इसने स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति PRI यानी कि जो स्थानीय जो संस्थाएं हैं स्थानीय शासन के लिए को अधिक उत्तरदायी बनाने तथा उनकी क्षमताओं को विकसित जो है और मजबूत करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को। इसके अलावा ई ग्राम स्वराज
जो है यह उपयोगकर्ताओं के अनुकूल एवं वेब आधारित जो है यह एक क्या है पोर्टल है। इसके जरिए ग्राम पंचायतों की योजना, लेखा जोखा और निगरानी कार्यों को जो है वह एकीकृत किया गया। क्या ई ग्राम योजना, इसके माध्यम से उस ग्राम के आम नागरिक जो भी है वह अपने क्षेत्र से संबंधित अपनी जो ग्राम पंचायत होगी उसकी योजनाएं, लेखा जोखा इत्यादि के बारे में जान सकते हैं ई ग्राम योजना के माध्यम से। अगला बिंदु, सबकी योजना सबका विकास। यह जन योजना अभियान जो है उसके तहत था और इसे देश भर में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। क्या सबकी योजना सबका विकास, तो यह हम जो है वह पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए थे उसको पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जो है यह बनाई गई। इसके तहत जो है वह कुछ चिन्हित पिछड़े जिलों में स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और अन्य विकास आवश्यकताओं में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए फंड दिए जाते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु जो है वह बताता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जो है यह एक क्या था, स्वायत्त संगठन था। कौन? राष्ट्रीय ग्राम विकास एवं पंचायती राज संस्थान। तो यह जो था, यह संस्थान जो था वह ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों, पीआरआईज जो स्थानीय प्रशासन की संस्थाएं थी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण का जो है वह कार्य करता था। तो यह भी महत्वपूर्ण जो एक था वह एक संस्थान था जो कि किसके अंतर्गत कार्य करता था, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। इसके अलावा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है इसके तहत जो है अलग अलग मानदंडों और सरकारों के आधार पर संकेतों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का चयन कर उन्हें अवार्ड जो है इसके तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है वह दिया जाता था। तो यह पुरस्कार था जो एक की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को पंचायतों के मध्य विकसित करने के लिए प्रेरित करता था कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा स्वामित्व योजना जो है इसका उद्देश्य गांव में अपने घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी कर उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी संपत्ति अधिकार अभिलेख प्रदान करना था। स्वामित्व योजना जो है वह उनको एक तरीके से जो घर बनाने की योजना थी उससे संबंधित थी और जो घर के मालिक थे उन्हें जो है वह एक कार्ड जारी करके उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किया जाता था कि इस संपत्ति की जो है वह मालिक आप हैं। तो इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या कुछ कदम उठा गए उसकी मजबूती के लिए, उसके विकेंद्रण से संबंधित हमने देखा। प्रारंभिक परीक्षा में इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं वह लगातार जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जाती रही, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पंचायती राज संस्था से संबंधित सर्वप्रथम जो समिति थी वह कौन थी, बलवंत राय मेहता समिति। इसी ने जो है वह त्रिस्तरीय संरचना जो है वह दी थी और इसी को आज तक स्वीकार किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति यही थी, बलवंत राय मेहता समिति। इसके अलावा अगली समिति जो थी वह अशोक मेहता समिति जो है 1977-78 में थी। तो इसको क्रम में भी यह बार बार परीक्षाओं में आता है। तो बलवंत राय मेहता 1957 और 77-78 में अशोक मेहता समिति। इसके अलावा CH हनुमंत राव वर्किंग ग्रुप जो है इसने भी 1883 में पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। और इसके अलावा 85 में जो है वह GVK राव समिति, यह भी महत्वपूर्ण समिति है, का गठन किया गया था। और 1986 में LM सिंघवी समिति जो है उसे 86 में गठित किया गया। और थुनंगन जो समिति थी 1988 में थुनंगन समिति का गठन किया। तो इस सब समितियों को जो है कालानुक्रम के अनुसार भी आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, कोई ट्रिक अपने से बना लीजिए जो कि ध्यान में रहे, क्योंकि कालानुक्रम मतलब किस क्रम में जो है यह समितियां गठित की गई, इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा पंचायती राज संस्थाओं के गठन और उसकी जो मजबूती के लिए कुछ योजनाएं उसको देखा हमने। इसके अलावा अब अगला जो हमारा बिंदु है वह देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति कैसी है, जो कि लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है, उसको देखते हैं। क्योंकि उन्हें प्रशासनिक इत्यादि कार्य तो दिए गए परंतु वित्तीय जो उनकी
ए, उनको वित्तीय जो स्वतंत्रता है वह उस हद तक नहीं दी जा पाई है कि वह कुछ अपने आप कुछ निर्णय ले सके, क्योंकि वह ये जो पंचायती राज संस्थाएं ये हैं यह अत्यधिक रूप से जो है वह राज्य सरकारों पर वित्तीय दृष्टि से निर्भर होती हैं। तो इस प्रकार जो यह पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी वित्तीय स्थिति को हम देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 2020 से 21, 22 से 23 के लिए जो पीआरआईज हैं उनकी वित्तीय स्थिति पर जो है वह चर्चा की गई। किसके द्वारा जो यह रिपोर्ट जारी की गई? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जो है वह रिपोर्ट जारी की गई। तो पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक क्या कुछ प्रावधान किया गया है उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद जो है वह 243H जो भाग 9 का हिस्सा है, तो इसके द्वारा जो है वह राज्य का विधानमंडल कानून पारित करके राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का जो है वह प्रावधान जो है वह करता है। यानी कि 243H के अनुसार राज्य विधानमंडल कानून पारित करके राज्य की संचित विधि जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का, उसके द्वारा जो है वह पंचायतों को वित्तीय सहायता अनुदान प्रदान करता है। यह पंचायतों को कर, शुल्क, पथ कर, फीस लगाने, एकत्र करने और आवंटित करने का अधिकार देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो यह 243H है यह पंचायतों को जो है वह कर लगाने, शुल्क लेने या कोई कर जो पथ कर होता है उसको लेने, कोई फीस लेने इत्यादि को जो एकत्रित करने के लिए जो है आवंटित करने का जो है वह अधिकार भी देता है। और अगला बिंदु जो संवैधानिक प्रावधान है 243I, यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सिफारिश करने हेतु हर 5 वर्ष में, हर 5 जो वर्ष है उसमें एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक वित्त आयोग भारत का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, उसी से संबंधित है, उसी के समान है। वह जो केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय हस्तांतरण इत्यादि की सिफारिश करता है। और यह राज्य और पंचायती जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाएं, उनके मध्य 243I जो है वह राज्य वित्त आयोग के बारे में जो है वह चर्चा करता है। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में अलग से आप पढ़िएगा और कुछ बिंदुओं में इससे संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से मजबूत है, जो है वह महत्वपूर्ण है। तो अगला बिंदु जो है वह है 283BB केंद्रीय वित्त आयोग, जिसकी अभी हमने चर्चा की, का कर्तव्य है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से जो क्या है वह सिफारिश करे। तो यह जो है वह महत्वपूर्ण कार्य है किसकी? केंद्रीय जो वित्त आयोग 280 के तहत गठित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा जो पंचायती राज संस्थाएं उनके वित्तीय स्रोत क्या क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो राजस्व के आंतरिक या जो स्वयं के स्रोत है वह उसमें है कर राजस्व, भूमि, कृषि भूमि के अलावा, कृषि भूमि की जो है वह अलावा या भवन अथवा दोनों पर संपत्ति कर, निजी शौचालयों जो है उस पर कर, प्रकाश पर कर, पंचायती क्षेत्र में व्यवस्था जो व्यवसाय है या वित्त जो है जो वृत्ति करने वाले जो कुछ व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में उन पर कर, तो इत्यादि कर का जो कर की जो है वह व्यवस्था जो है वह यह करता है। इसके अलावा कुछ गैर कर राजस्व भी इसके हैं, तो जिसमें पंचायत क्षेत्र के विक्रय के लिए बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कार्य यह लगा सकता है। और इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में पशुओं के विक्रय का जो है वह पंजीयन शुल्क भी लगा सकता है जो पंचायती राज संस्था है। तो इस प्रकार इसके कुछ कर और गैर राज्य कर हैं जो कि हमने देखा। इसके अलावा केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग
से जो है वह धन का हस्तांतरण, तो जो शर्तों के तहत दिया गया अनुदान यह पहला है। तो इसमें जो है वह स्वच्छता, शिक्षा आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों या क्षेत्रों के लिए निर्धारित, इसमें शर्त निर्धारित रहेगी कि यदि इस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे तो ही आपको जो है वह अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा जो गैर शर्त अनुदान है, सामान्य प्रयोजन अनुदान इसे कहा जाता है, तो जो कि सभी के लिए उपलब्ध होता है। यह अनुदान जो है विशिष्ट शर्तों या प्रतिबंधों के बिना जो है वह दिए जाते हैं। इनका उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिए किया जा सकता है। और अगला बिंदु जो है वह प्रदर्शन आधारित अनुदान जो है यह किसके द्वारा, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा जो धन का अंतरण होता है उसके माध्यम से दिया जाता है। तो प्रदर्शन आधारित जो है अनुदान, तो यह जो है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों और विशिष्ट प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं को अतिरिक्त जो है वह धनराशि उनके प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है। इसके अलावा विशेष श्रेणी अनुदान का भी प्रावधान है। ये अनुदान अतिरिक्त वित्तीय सहायता के तौर पर दिए जाते हैं। यह विशिष्ट क्षेत्रों या संदर्भों के पीआरआई जो पंचायती राज संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं की अनूठी चुनौतियों या विशेष जरूरतों का समाधान करने के लिए दी जाती हैं। तो इस प्रकार से कुछ विशेष प्रकार के अनुदान हमने देखे, जिसमें सेवा शर्त के जो शर्त के तहत था, एक गैर शर्त अनुदान था, इसके बाद जो प्रदर्शन आधारित अनुदान भी दिया जाता है और विशेष श्रेणी अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा कुछ क्या अन्य स्रोत भी हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अंतरित जो निधि है वह अन्य स्रोत के तहत आती है। इसके अलावा विश्व बैंक आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से दिए जाने वाले अनुदान, तो इन निकायों से भी, जो कि महत्वपूर्ण हमारा लिए बिंदु मिला कि इन निकायों के द्वारा जो है वह भी, जैसे विश्व बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय निकाय भी पंचायती राज संस्थाओं को कुछ अनुदान देते हैं। तो इस प्रकार इसकी वित्तीय स्थिति के बारे में हमने देखा, जो कि आरबीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर है। अब आज की इस क्लास में जो अगला हमारा वीडियो होगा, वो जो अगला चैप्टर होगा वह संबंधित है शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण। जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनकी तो इस समय हम जो है वह स्थानीय निकायों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देख रहे हैं। तो जिसमें अगला हमारा टॉपिक है वह है शहरी स्थानीय निकायों का जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उससे संबंधित। तो हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं के क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का जो है वह आयोजन किया। किसने? क्षमता निर्माण आयोग। यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप नोट करिए और इसके बाद इस गूगल करके इसके संबंध में जानकारी एकत्र करिए थोड़ा। तो जो क्षमता निर्माण आयोग है तो इसने और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक कार्यशाला आयोजित की। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है पूरे भारत में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं की क्षमता विकास के लिए जो है वह एकीकृत जो है वह दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार जो क्षमता निर्माण आयोग और शहरी जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है उनके द्वारा जो यह कार्यशाला आयोजित की गई वह अर्बन लोकल बॉडीज में जो है वह एक उनके विकास के लिए, क्षमता विकास के लिए जो है एकीकृत दृष्टिकोण जो है अपनाने पर बल दिया गया। इससे संबंधित क्या कुछ तथ्य हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में है, जिसके बारे में हम आपको बता देंगे और इसको अच्छे से देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो इस प्रकार की जो बॉडीज कोई आती हैं, चाहे वो संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक, तो उनसे संबंधित प्रश्न जो है वह लगातार पूछे जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि इससे संबंधित क्या कुछ तथ्य हैं। तो इस कार्यशाला में 3 मुख्य जो पहले हैं उनकी घोषणा की गई। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन है उसकी जो है वह क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना
इसकी जो मिनिस्ट्री है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना जो है उसकी घोषणा की गई। उसके अलावा 6 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो है वह पायलट आधार पर जो है वह वार्षिक क्षमता जो है निर्माण योजना, यह इसकी घोषणा की गई। ये जो अर्बन बॉडीज होंगे, लोकल बॉडीज, इसमें अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट और नागपुर और पुणे है। तो ये जो 6 अर्बन बॉडीज यहाँ पे निर्धारित की गई है, अर्बन लोकल बॉडीज, जिनके पायलट आधार पर वार्षिक क्षमता निर्माण योजना विकसित की जाएगी, तो उसमें अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट और नागपुर, पुणे है। तो इस प्रकार इन्हीं 6 जो अर्बन लोकल बॉडीज निर्धारित की गई हैं, इनमें पायलट प्रोजेक्ट आधारित जो है वह क्षमता निर्माण योजनाओं को लागू किया जाएगा सर्वप्रथम। इसके अलावा अगला बिंदु जो है वह है यूएलबी जो है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्षमता निर्माण योजना तैयार करने हेतु व्यापक जो है वह टूल किट। इसका उद्देश्य अर्बन लोकल बॉडीज की समृद्धि और विकास में मदद करने के लिए जो है वह आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है इस टूल किट का। तो इस प्रकार इस कार्य जो योजना थी उसमें जो है वह एक कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अभी हालांकि उनके बारे में हमने पढ़ा भी, तो जो अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं वह लघु आकार वाले स्थानीय निकाय होते हैं। यह एक निश्चित परिभाषित आबादी वाले शहर या कस्बे को प्रशासित या प्रबंधित करते हैं। इसके अलावा शहरी शासन स्थानीय सरकार संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 का विषय है, यानी कि शहरी स्थानीय जो सरकार है वह राज्य सूची का विषय है। और अगला बिंदु है राज्य सूची के विषय होने के कारण यूएलबी का प्रशासनिक ढांचा और कानून अलग अलग राज्यों में जो होता है वह अलग अलग होता है, क्योंकि जो अलग अलग राज्य हैं वह अलग अलग कानूनों को बनाकर इसे प्रशासित करते हैं। यह जो है अर्बन लोकल बॉडीज, यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थानीय जो शहरी स्थानीय सरकार को जो है वह औपचारिक रूप से सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी। जैसा कि अभी हमने विस्तृत में पढ़ा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वाले टॉपिक में, तो इसमें जो है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसे स्थानीय जो शहरी संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, उसको जो है वह तीसरे संरचना के रूप में, तीसरे स्तर के रूप में जो है वह संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अगला बिंदु 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में जो है वह 3 प्रकार के यूएलबी के गठन का प्रावधान है, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, इनके आकार के आधार पर इनके नाम अलग अलग हैं। तो इसमें जो है नगर पंचायत जो है वह ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र, यानी कि जो ट्रांजिशन के फेज में चल रहे हैं उनके लिए जो है वह नगर पंचायतों का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका परिषद जो है वह छोटे शहरों के लिए नगर पालिका परिषद जो म्युनिसिपल काउंसिल है वह किया गया है। और म्युनिसिपल कारपोरेशन यानी कि नगर निगम जो है वह बड़े क्षेत्रों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक जो बॉडी आई थी, आयोग आया था क्षमता निर्माण आयोग, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो गठन है वह 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना, यानी गजेटियर जिसे बोला जाता है, उसमें प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया था। यानी कि न यह एक संवैधानिक बॉडी है और न ही यह एक सांविधिक बॉडी है। यह इसकी का जो निर्माण था वह राजपत्र में प्रकाशित एक गजेटियर के द्वारा जो है वह अधिसूचना के द्वारा किया गया था। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग जो कमीशन है, इसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया गया है। आयोग को पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय जो है वह स्वायत्तता प्रदान की गई है। अगला बिंदु है यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का जो है वह मुख्य घटक है। यह महत्वपूर्ण टर्म है, मिशन कर्मयोगी। तो जो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता जो निर्माण कार्यक्रम है उसके तहत जो मिशन कर्मयोगी है, जो कि एक अम्ब्रेला मिशन के तौर पर जिसे जाना जा सकता है, तो उसके तहत जो है यह कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन जो है वह उसका एक मुख्य घटक है। और जो मिनिस्ट्री जो है डिपार्टमेंट जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डीओपीटी जिसे बोला जाता है, द्वारा आयोग की सहायता की जाती है।
तो सहायक के रूप में यह डिपार्टमेंट होगा। इसका उद्देश्य जो है वह सहयोगात्मक और साझा नजरिया अपनाते हुए जो है वह विश्वसनीय एवं समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को जो आकार देना है। इसकी संरचना को देख लेते हैं। तो संरचना में अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, जिन्हें एक सचिव यानी भारत सरकार के सचिव स्तर ज्वाइंट जो सेक्रेटरी ग्रेड के अधिकारी की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा जो है वह प्रदान की जाती है। तो इसमें जो अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे, तो इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी ग्रेड के जो भारत सरकार के अधिकारी होंगे उनको जो है इसकी संरचना में सम्मिलित किया जाएगा। इसके क्या कुछ कार्य और जिम्मेदारियां होंगी तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहला बिंदु है सरकारी विभागों, संगठनों, एजेंसियों के साथ उचित समन्वय स्थापित करना, ताकि क्षमता में सुधार और साझा संसाधनों के निर्माण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण व एकीकृत दृष्टिकोण विकसित हो सके। और दूसरा बिंदु है लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ सिविल सेवाओं की स्थिति पर हर साल मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है। सिविल सेवा की स्थिति पर हर साल मानव संसाधन रिपोर्ट प्रकाशित करते रहना, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आखिरी जो बिंदु है वह है सरकारी सेवा में कार्यरत मानव संसाधनों का ऑडिट करना। तो इस प्रकार इसका मुख्य कारण यही है कि विभिन्न विभागों, विभिन्न जो सेवाएं हैं पंचायती राज को भी सम्मिलित करते हुए उनकी कैपेसिटी जो उनकी क्षमता निर्माण है उसकी दर को जो है इसका बढ़ाना महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसकी क्षमता निर्माण के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की जो है ने जो है इसको 2021 में इस मिशन की शुरुआत की थी। यह भारत के शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक केंद्रित जो है वह डिजिटल क्रांति लाने पर आधारित थी। क्या शहरी जो राष्ट्रीय शहरी मिशन है इसका उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु एक साझा डिजिटल अवसंरचना तैयार करना है। यह रूपरेखा 3 स्तंभों जिसे 3 P's अथवा इन्हें जैसे कि पीपल यानी व्यक्ति, प्रोसेसेस प्रक्रियाएं और प्लेटफार्म को जो है वह ध्यान में रखती थी। इस मिशन को संचालित करने का कार्य जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर को जो है वह सौंपा गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर जो है वह 1976 में स्थापित हुई थी। यह शहरी विकास एवं प्रबंधन हेतु अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार के लिए कार्यरत जो है यह एक प्रमुख संस्थान है। कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। यह कब स्थापित हुई? तो 1976 में। तो इस फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा म्युनिसिपल बांड जो है म्युनिसिपल बांड महत्वपूर्ण चर्चा का विषय भी बना रहा। ये भारत के नगर निगमों और जो अन्य संबंध निकाय द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किया जाने वाला एक जो है वह वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस प्रकार जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में भी पंचायती राज की जो अर्बन शहरी लोकल बॉडीज हैं उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में भी जो कार्यशाला हुई उसके बारे में हमने देखा। अब आज का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह इस चैप्टर जो है उसका आखिरी टॉपिक होगा। तो इसको हम कवर करते हुए आज की इस जो क्लास है उसको समाप्त करेंगे और जो अगला हमारा वीडियो आएगा वह जो अगली क्लास होगी वह नेक्स्ट नए चैप्टर से होगी जो केंद्र और राज्य के संबंध पर आधारित है। तो आज का आखिरी जो हमारा चैप्टर है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1900 जो है वह 96 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पेशा पंचायत जो एक्सटेंशन है ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। तो इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार ने पेशा अधिनियम से जुड़े नियमों के ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए जो है वह जारी किया है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम जिसे पेशा संक्षिप्त रूप में कहा जाता है 1996 के बारे में अब हम कुछ जानते हैं। तो पेशा अधिनियम 1996 में अधिनियमित किया गया था। यह दिलीप
सिंह, क्या दिलीप सिंह भूरिया समिति की जो है वह सिफारिश पर, किसकी, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर जो है इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जनजाति समुदाय का सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना था। इसके अलावा पेशा से संबंधित जो अगला बिंदु है वह है यह पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों का कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों के क्षेत्रों तक जो है इसका विस्तार करता है। यानी जो पेशा है इसका विस्तार कहाँ तक है, 244 के 1 के अंतर्गत जो 5वीं अनुसूची आती है, जो कि जिसमें 10 राज्य सम्मिलित हैं, वहां पर इसका विस्तार पेशा का करता है। और अगला बिंदु है पेशा राज्य विधानसभाओं को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। यानी कि जो राज्यसभा, जो संबंधित राज्य होंगे उनकी विधानसभाएं होंगी, वह इसके संबंध में, पेशा के संबंध में, यानी जनजाति आधारित जो क्षेत्र होंगे उनके संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार देता है। वर्तमान में 10 राज्य, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची वाले जो क्षेत्र हैं वह मौजूद हैं। ध्यान है कि जो ये क्षेत्र हैं, यह सभी क्षेत्र जो अनुसूची के अंतर्गत, जो 5वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत नहीं आते। कुछ ही ऐसे क्षेत्र, जिला इत्यादि जो निर्धारित किए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत जो पेशा एक्ट है वहाँ पे स्थानीय जो सरकारें हैं, स्थानीय जो संस्थाएं हैं, उनके गठन का जो प्रावधान करता है। इन 10 राज्यों में से 8 राज्य, जैसे कि झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर 8 राज्य जो है ने अपने राज्य से संबंधित पंचायती राज अधिनियम के तहत अपने राज्य पेशा नियमों को तैयार और अधिसूचित जो है वह किया है। यानी कि अभी तक झारखंड और जो उड़ीसा ने है उसने तो पंचायती राज जो अधिनियम है उससे संबंधित नहीं किया है। अगला बिंदु, पंचायती राज मंत्रालय पेशा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जो है वह क्या है, नोडल मंत्रालय है। और पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान के भीतर संविधान। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो पेशा एक्ट है इसे संविधान के अंदर संविधान का दर्जा प्राप्त है। पेशा अधिनियम से जुड़ी जो इसकी क्या अन्य विशेषता है उसको देखते हैं। तो यह जो है वो परंपरागत कानून के अनुरूप है। पंचायतों के संबंध में राज्य द्वारा बनाए गए कानून, परंपरागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं एवं समुदाय के संसाधनों की परंपरागत संबंध जो प्रबंधन की जो पद्धतियां थी उनके अनुरूप होंगी। जैसा कि जनजाति जो क्षेत्र होते हैं, जनजातियां तो है उनकी अपनी अलग एक संस्कृति होती है, तो उसकी रक्षा के लिए जो परंपरागत कानून, जो वर्तमान में जो कानून पेशा एक्ट के तहत बनाए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे, वह परंपरागत जो नियम है उन्हीं के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम की जो है वह एक ग्राम सभा होगी। यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके जो है वह नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नियमावलियों में जो है वह शामिल है। इसके अलावा ग्राम सभा की भूमिका, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, तो ग्राम सभा गांव के सभी विकास कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने तथा धन के उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र जारी करती है। यह क्या ग्राम सभा क्या क्या करती है, तो गांव के सभी विकास कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने और धन के उपयोग के संबंध में जो है वह प्रमाण पत्र जारी करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा के पास सभी सामाजिक क्षेत्रकों और स्थानीय योजनाओं से संबंधित जो संस्थानों एवं पदाधिकारियों को निलंबित करने की भी जो है इसकी शक्ति जो होती है। यानी कि यह जो ग्राम सभा है वो सामाजिक क्षेत्रों और स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं के जो पदाधिकारी है उन्हें निलंबित करने की भी शक्ति इसकी होती है। इसके अलावा जो अगला बिंदु है वह है कि प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों तथा
विवाद को जो है निपटाने के लिए रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परीक्षण कर, जो परिरक्षण है उसको करेगी। यानी कि जो ग्राम सभा है उसमें जो कुछ विवाद उत्पन्न होंगे सांस्कृतिक पहचान को लेकर या सामुदायिक जो विवाद, तो उनसे संबंधित जो निर्णय है वह ग्राम सभा के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वह उनसे संबंधित निर्णय ले सकेगी। इसके अलावा आरक्षण के क्या कुछ प्रावधान है, तो जो प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में न्यूनतम 50% सीटों का आरक्षण होगा, जो सभी स्तरों पर पंचायत के अध्यक्षों के साथ उपबंधित होगा। यानी कि जो इसमें पंचायतों में जो चुनाव होंगे तो उसमें 50% जो है वह सीटों की जो समुदाय की आबादी के अनुपात में निर्धारित होगी, जो कि न्यूनतम 50% हो सकती है। अब जो है पांचवा और छठवां जो है वह पांचवी और छठवीं अनुसूची जो है उसकी चर्चा अभी आई 244(1) के तहत, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है, तो पांचवी अनुसूची जो है वह अनुच्छेद 241 के तहत पांचवी अनुसूची में प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जो है वह किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और जो नियंत्रण है उस पर लागू होगी। कौन सी, पांचवी अनुसूची। और जो छठवीं अनुसूची है वह 244(2) और अनुच्छेद 275(1) है, उसमें असम जो उसमें छोड़ा गया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो है यह प्रावधान करता है। परिषद का गठन भी इसमें होता है, तो राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा जो है वह पांचवी अनुसूची इन क्षेत्रों में परिषद का गठन किया जा सकता है। और संविधान द्वारा उपबंधित जो है वह स्वशासी जिला परिषद, तो संविधान में जो स्वशासी जिला ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का प्रावधान किया गया है और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो प्रावधान किया है वो संविधान द्वारा उपबंधित होगी। इसके अलावा स्वायत्तता क्या क्या है, तो पंचायत उपबंध जो ये पेशा एक्ट 1996 का है उसमें पांचवी अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन प्रदान करना। और पांचवी अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद के पास केवल सलाहकारी जो है वह प्राधिकार रहेंगे। और पांचवी अनुसूची की तुलना में इसे जो है अधिक स्वायत्तता प्राप्त की गई किसी छठी अनुसूची को, जिसमें केवल 4 राज्य सम्मिलित हैं। और इसके बाद जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो उसको जनजातीय सलाहकार परिषद की तुलना में जो है अधिक शक्तियां प्राप्त है। जो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन का जो प्रावधान इस पांचवी अनुसूची में है उससे ज्यादा जो है वह ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास है। तो इस प्रकार पांचवी और छठी अनुसूची को देखते हुए पंचायती राज से संबंधित तमाम जो उपबंध थे उसको जो है हमने देख लिया। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह छोटे छोटे बचे हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो राज्यसभा के उपसभापतियों का पैनल, तो इससे संबंधित जो चर्चा का विषय बना रहा है इंपॉर्टेंट, तो इसको देखते हैं। राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा में उपसभापतियों के एक पैनल का जो है वह गठन किया है। इसकी विशेषता है कि इनमें सभी सदस्य जो है वह महिलाएं हैं। अगला बिंदु, राज्यसभा के नियम के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा सांसदों में से उपसभापतियों के जो है वह पैनल के सदस्य को नामित करता है। कौन जो है वह राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति कौन करता है, सभापति द्वारा जो है वह राज्यसभा के सांसदों में से ही चुना जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुमति में नामित जो उपसभापति होंगे इसमें कोई एक जो है वह उच्च सदन की यानी कि राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। हालांकि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में वे सदन की अध्यक्षता जो है वह नहीं कर सकते। यह ध्यान महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया कि जो यह पैनल होगा यह अध्यक्षता कब करेगा, उनकी अनुपस्थिति में, ना कि जो पद यदि पद ही रिक्त है तो उस स्थिति में जो है वह अध्यक्षता नहीं कर सकता। उनकी यदि अनुपस्थिति है किसी अपरिहार्य कारणों से तभी यह अध्यक्षता कर सकता है पैनल में से कोई एक सदस्य। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के
किसी एक सदस्य की जो है नियुक्ति करता है। यदि पद रिक्त है तो राष्ट्रपति जो है वह सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के एक सदस्य की नियुक्ति करता है। अगला बिंदु, सदन की अध्यक्षता करते समय उसके पास सभापति के समान जो है वह शक्तियां होंगी और उपसभापतियों का एक नया पैनल नामित होने तक वह पीठासीन जो है वह रहता है। तो इस प्रकार सभापतियों का, उपसभापतियों का पैनल के बारे में देखा, जिसमें सभी सदस्य क्या थी, महिलाएं थी। यह उसका महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके बाद संसद सत्र, पार्लियामेंट सेशन जो है उसको देखते हैं। तो भारत के संविधान में विशेष सत्र शब्दावली का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। यह शब्दावली कभी कभी उन सत्रों के लिए उपयोग की जाती है जिन्हें सरकार विशेष अवसरों के लिए जो है वह आहूत करती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की जो है वह बैठक का प्रावधान किया गया। यानी कि आर्टिकल जो 85 है वह संसद सदस्यों को वर्ष में कम से कम 2 बार जो है वह बैठक करने का प्रावधान करता है। हालांकि इन 2 सत्रों के बीच जो है वह 6 मास से अधिक की अवधि का जो है वह अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परंपरा के अनुसार संसद में एक वर्ष में जो है वह 3 सत्र होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रीष्मकालीन, मानसून और शीत। हालांकि उपर्युक्त प्रावधान जो है वह संसद को अधिक सत्र आहूत करने के लिए जो है वह बुलावा उनका मतलब कि अधिक, एक जैसे जो 3 सत्र अभी आयोजित किए जाते रहे हैं तो उनसे अधिक सत्र यदि बुलाना चाहती है तो उससे रोकता नहीं है। इसके अतिरिक्त सत्रों को जो है वह विशेष सत्र, जो इस प्रकार के सत्र जो बुलाए जाते हैं उन्हें ही विशेष सत्र कहा जाता है। अगला बिंदु, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है वह संसद के सत्रों की तारीख और अवधि को निर्धारित करती है। इसके बाद राष्ट्रपति जो है वह सत्र के लिए सांसदों को आमंत्रित करते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि संसदीय मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वह तारीख और अवधि निर्धारित करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए क्या कुछ उन्मुक्तियां हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकती। जो मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार राष्ट्रपति के नाम पर कुछ भी अनुबंध लेकर आती है और यह है कि उन्हें जो निर्धारित कानूनी प्रावधान है, प्रोसेसेस है, उनसे छूट प्रदान की जाए। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और अगले बिंदु में कोर्ट ने जो है वह कहा कि संविधान का अनुच्छेद 299 सरकार को संवैधानिक कानून के उपबंध की शक्ति जो है वह, जो वैधानिक कानून के जो उसका उल्लंघन है उसकी जो शक्ति है, कोर्ट ने कहा वह नहीं देता है 299। और संविधान का यह जो अनुच्छेद है वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर संघ या राज्य द्वारा किए गए अनुबंध से संबंधित है। तो कोर्ट ने कहा कि 299 में जो सरकार है वह उसके वैधानिक कानून का जो है वह उल्लंघन नहीं कर सकती कि अनायास रूप में राष्ट्रपति के नाम पर कुछ अनुबंध जो है वह तैयार किए जाएं। इसके अलावा अगला बिंदु जो है वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्त या सुरक्षा जो है वह प्रदान करता है। कौन? 361 के उनके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय इत्यादि जो होंगे वह किसी कोर्ट में चर्चा के योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए किए गए कार्यों एवं कर्तव्यों के लिए अदालती जांच से जो है वह छूट प्रदान की गई है 361 के तहत। इसके अलावा राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा तभी की जा सकती है जब संसद का कोई भी सदन अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर आरोप की जांच के लिए अदालत या प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय को जो है वह नामित करता है। तो अनुच्छेद 61 जो है वह इम्पीचमेंट से संबंधित है। तो इस संबंध में राष्ट्रपति की क्या कुछ उन्मुक्तियां हैं उनको देखा। इसके अलावा नियम 176 और 267 जो कि राज्यसभा प्रक्रिया और उनके कार्य संचालन के लिए हैं। तो नियम 267 जो है वह कहता है कि राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष जो है वह शक्ति प्रदान करता है। और 176 जो बताता है किसी विशेष मुद्दे पर
अल्पकालीन चर्चा की अनुमति देता है, किस पे, किसी विशेष मुद्दे पर, जो कि 2.5 घंटे से अधिक नहीं होगी। तो अल्पकालीन चर्चा जो होगी वह कितने की होगी, 2.5 घंटे से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव जो एक महत्वपूर्ण शब्द है, तो उसके बारे में देखते हैं। स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में अविलंबनीय लोक महत्व के लिए निश्चित उन्हें जो है निश्चित मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। किसे, जो है वह स्थगन प्रस्ताव की, जैसे कोई अन्य एक महत्वपूर्ण मामला समझ आया तो उनको जो है संसद के समक्ष, सदन के समक्ष उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष की सहमति से ही जो है वह पेश किया जा सकता है। इसे स्वीकार करने के लिए 5 सदस्यों के समर्थन की, जो 50 सदस्यों के जो समर्थन है वह चाहिए। स्थगन प्रस्ताव संसद में लाया जाता है, यह मतलब कि यह सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, यानी कि जो एडजॉर्नमेंट मोशन होगा यह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। और इसको जब पेश करने के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति मांगी जाती है तो उसमें कम से कम 50 जो सदस्य होंगे उनके समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें जो है वह सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है, और इसलिए राज्यसभा को इसका साधन का उपयोग से जो है वह अनुमति नहीं है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है, सरकार है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार किसी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कम से कम जो है वह 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे तक चलनी चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था। अब अगला जो बिंदु है वह है अधीनस्थ विधान या प्रत्यारोपित विधान भी जिसे कहते हैं। तो इसमें जो है राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने मंत्रालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत नियम बनाने में देरी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कौन, राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने। तो विधायिका की जो है वह, जिसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, तो विधायिका की अधीनस्थ जो प्राधिकरण है द्वारा बनाए गए कानून को जो है यह अधीनस्थ प्रावधान कहा जाता है, अधीनस्थ विधान कहा जाता है। तो जो विधायिका से संबंधित जो प्राधिकरण होते हैं उसके अधीनस्थ होते हैं, जैसे कि लोक सेवाएं हो गई, तो उसने यदि कोई नियम विनियमन इत्यादि बनाया तो उसी को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है, अधीनस्थ विधान। इसके अलावा अधीनस्थ जो विधान होते हैं यह अधिकांश अधिनियम, नियम विनियम उपनियम आदि बनाने की जो शक्ति है वह अधीनस्थ प्राधिकारियों को जो है वह सौंपे जाते हैं, जैसे कि कार्यपालिका। जैसे कि साधारण रूप में कोई नियम अधिनियम इत्यादि बनाने का कार्य किसका होता है, विधायिका का, परंतु यदि विधायिका द्वारा ये कार्य कार्यपालिका को दिए जाए तो यही जो विधान होंगे उन्हें अधीनस्थ विधान कहा जाता है। अधीनस्थ विधान या जो कानून है इसकी आवश्यकता क्यों है, तो विधायिका के पास कानून बनाने के अलावा उससे जुड़े नियम विनियम को बनाने के लिए बहुत अधिक जो समय नहीं होता। तो मुख्य रूप से बिंदु यही है कि समय की कमी के कारण जो है अधीनस्थ विधान का प्रावधान किया गया। इसके अलावा विशेषज्ञ और टेक्नोक्रेट यानी कि जो कि कानून से संबंधित जो जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उनकी जो उपस्थिति में जो कि संसदीय जो सदस्य नहीं है तो उनकी उपस्थिति में कानून, उनकी जानकारी इत्यादि का उपयोग करते हुए वो कानून बनाने में उनकी जो भूमिका है, उनकी जो सहायता है वह ली जा सकती है। तो इस संबंध में भी यह आवश्यक हो जाता है। और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जो है इसका गठन जो है, इस समिति के बारे में है, तो इसका गठन राज्यसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियम के रूल जो है वह नियम 204 के तहत किया जाता है। और इसके द्वारा जो कुछ कार्य किए जाते हैं, जैसे कि ये समीक्षा करना और राज्यसभा को सूचित करना कि जो नियम है विनियमन है उपविधि योजना इत्यादि जो बनाने की जो शक्ति है उसका उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। तो इस संबंध में अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान जिसे कहा जाता है उसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा संसद की सुरक्षा में सेंध, यह भी अभी चर्चा का विषय था कि मतलब कुछ लोग जो थे वह संसद के अंदर घुस गए थे तो उसमें सेंध लगाई थी सुरक्षा में।
तो इससे संबंधित चर्चा का विषय बना रहा, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और सरपंच पति यानी कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं उसमें देखा गया है कि महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण कंपलसरी किया गया है, परंतु राज्य इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो कुछ राज्यों जैसे बिहार इत्यादि में 50% के आसपास भी है। तो फिर भी देखा जाता है कि इतनी उपस्थिति के बाद भी जो महिलाएं हैं जो कि आरक्षण के तहत निर्वाचित की गई हैं, परंतु उनके सरपंच पति या उनके जो संबंधित घर वाले होते हैं उन्हीं के द्वारा कार्यभार देखा जाता है, जो कि पंचायती राज के इस कदम का एक फेलियर के रूप में कहा जा सकता है। तो इससे संबंधित है था। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों में जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, यह भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो ओबीसी कोटा के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए चर्चा का विषय बना, तो यह भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसको देखते हैं कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यह रिपोर्ट जो है वह शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए श्रेणी के लिए आरक्षण के अनुपात का उल्लेख करती है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 243 टी के उसके अंतर्गत 6 है, तो उसके अनुसार राज्य विधानमंडलों पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी नगर पालिका के सीटों के आरक्षण और नगर पालिका में अध्यक्ष के जो है वह पद के लिए आरक्षण के लिए प्रावधान करने से कोई रोक जो है वह नहीं होगी। इसके अलावा के कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघवाद 2010 में, और इसके अलावा गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए ट्रिपल स्टेट जो है वो उसको रेखांकित किया गया था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश वाले मामले में काफ़ी चर्चा का बना कि जो यदि जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है तो वह ट्रिपल टेस्ट की जो है वह उसको पारित करना पड़ेगा। यह ट्रिपल टेस्ट क्या है, इसके बारे में जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, उसको आप जरूर देखिएगा। स्थानीय निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों जो है उसको कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक जो है वह समर्पित जो है गठन का आयोग करना, ये जो ट्रिपल टेस्ट है। इसके अलावा आयोग के प्रस्तावों के आलोक में स्थानीय निकायों की आवश्यक जो है आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना। इसके और तीसरा है यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीट जो है वह 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार यह ट्रिपल टेस्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसके साथ ही यह चैप्टर जो है हमारा पूरा समाप्त हुआ। अब अगला जो हमारा जो क्लास होगी वह केंद्र और राज्य से संबंधों पर आधारित होगी। तो आज का यह क्लास यहीं तक, और आप इसे देखिए। यदि आपने अभी पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, उसे अवश्य देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जो कि हमारा केंद्र और राज्य के संबंधों के साथ शुरू होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।